स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम नए चैप्टर में जा रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा आपको। ओके, 12 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा कंपलसरी। अब इस साल जो फाइनल अकाउंट का स्ट्रेंथ है न्यू सिलेबस में थोड़ा सा बढ़ गया है। ओके, देखिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप क्या होता है पहले वो हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले सिलेबस में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ऐसे दो अलग अलग चैप्टर थे, बट इस सिलेबस में उन्होंने दोनों को मर्ज करके एक ही चैप्टर बनाया है। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर there is an association of two or more persons getting together to carry on a business with a view to share profit or a loss of firm। मतलब एक दो और दो से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप होता है। ओके, क्लियर। और वो एक साथ मिलके एक बिजनेस रन करते हैं और जो भी प्रॉफिट और लॉस हो वो शेयर करते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या दिया है। Indian Partnership Act 1932 Section 4 defines the partnership as it is a relation between persons। ये एक persons मतलब दो और दो से ज्यादा लोगों में एक रिलेशन है। who have agreed to share the profit of business। वो दोनों में एग्री होता है कि वो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। ओके, बिजनेस कैरिड बाय ऑल। बिजनेस कैरिड बाय ऑल मतलब सभी पार्टनर मिलके जो बिजनेस करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और उसमें से कोई अगर अकेला काम कर रहा है बट वो पूरे पार्टनर के लिए काम कर रहा है, फर्म के लिए काम कर रहा है, तो भी उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। ओके, तो ये अपना पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ फीचर्स देखेंगे हम। ओके, चलिए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये। नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स जरूरी है। सही है ना। अगर अकेला काम करेगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। तो कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए 50। मैक्सिमम होने चाहिए 50। पहले के टाइम पे ऐसे 2 बाइफर्केशन थे, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। ओके, अब ये नहीं रहा है। अभी डायरेक्टली मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 ऐसे आपको मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स के दे दिए है। ओके, पार्टनर्स। आगे एग्रीमेंट। अब उन पार्टनर्स में एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल या रिटन, बट रिटन प्रेफर है क्योंकि आगे जाके वो प्रूफ हो सकता है कोर्ट में। ओके, ऑफ लॉ कि हमने कुछ एग्रीमेंट बनाया था, ये हम पार्टनर्स है। ओके, क्लियर है। उस रिटन एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये पॉइंट याद रखना, पार्टनरशिप डीड ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ओके, पार्टनर्स उस पर साइन करेंगे। क्लियर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। जो भी ये फर्म बिजनेस करेगा ये एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ओके, कि तीनों मिलके कुछ इलीगल काम कर रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। ओके, कोई लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनर शुड बी लॉफुल, इट नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट। ओके, और नॉट परमिटेड एनी लीगल बिजनेस। नेक्स्ट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स में शेयर होगा अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। ओके, और अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला गया है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है। द पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। जो भी रेशियो दिया रहेगा उसके हिसाब से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, क्लियर है। और अगर रेशियो साइलेंट है, सॉरी एग्रीमेंट साइलेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। ओके, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। वैसे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है,
आप रजिस्टर कर भी सकते हो और नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में। ओके, कंपलसरी ओनली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। क्लियर है? और आगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, इट मीन्स ऑफ फर्म मे और मे नॉट बी रजिस्टर। क्लियर है? रजिस्टर सिर्फ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ओके, ये फीचर्स के कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, याद रखना। ओके, आगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये पॉइंट क्या है सबसे पहले समझ लीजिए कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब अगर कुछ पे करने का टाइम आया, लाइबिलिटी हुआ, ओके, तो वो पूरा पार्टनरशिप का पूरा पैसा खत्म हो गया, फिर भी अगर कोई लाइबिलिटी बाकी है तो पार्टनर को अपना जेब से पैसा पे करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं तो उसको अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी लाइबिलिटी पूरा करना पड़ सकता है। ओके, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। पार्टनर्स आर लाइकली टिल लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। जब तक उनका आखिरी पैसा नहीं निकलता तब तक वो लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा उनको। इफ असेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सेटिस्फाइड टू पे अ लाइबिलिटी, मतलब बिजनेस के असेट भी बेच दिए तो भी अगर वो लॉस रिकवर नहीं कर पा रहे, लाइबिलिटी नहीं पे कर पा रहे, ओके, तो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर कैन बी यूज। तो अगर कुछ बड़ा लॉस हो जाता है, ओके, तो ये लॉस का लाइबिलिटी पे करने के लिए पार्टनर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। क्लियर है? आगे, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट ओनरशिप मतलब बिजनेस में जितनी प्रॉपर्टी है इस पे किसी एक पार्टनर का हक नहीं है, सभी पार्टनर का हक है। ओके, ईच पार्टनर इज जॉइंट एंड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज अ प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। ओके, किसी एक पार्टनर ऐसा पर्सनल यूज पे घर पे लेके नहीं जा सकता। और जो भी मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट डिसीजन होगा, उसके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंटली होगी। ओके, तो जो भी प्रॉपर्टी है सारे पार्टनर्स यूज करेंगे और जो भी डिसीजन होगा, मैनेजिंग डिसीजन होगा, वो सबका जॉइंटली होगा। क्लियर है? ओके, आगे, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ये कैसे? प्रिंसिपल मतलब जब वो बिजनेस में है, ओके, जब वो बिजनेस में है तो प्रिंसिपल है, एक प्रमुख व्यक्ति है, ओके, एज अ पार्टनर, एज अ ओनर है। ओके, बट वो आउटसाइडर्स के लिए एजेंट है। तो इनमें से कोई पार्टनर अगर आउटसाइड में जाके कुछ डील वगैरह करता है, कुछ डील कंफर्म करता है, ओके, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा, ना कि पर्सनल बिहाफ होगा। ही इज एन एजेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एजेंट मतलब समझते ना, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? अगर वो फर्म में रहेंगे, बिजनेस में रहेंगे, तो वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल। और आउटसाइडर के लिए क्या होते हैं? एजेंट। क्लियर है? समझ रहे हो ना सब? और लास्ट, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, टूट सकती है, ओके, एक एग्रीमेंट करके वो तोड़ी भी जा सकती है। क्लियर है? और उनके लिए उनको 14 डेज का एक नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर है? 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। और क्यों डिसॉल्व हो सकती है? कुछ भी रीजन हो सकता है, पार्टनर डाइज, रिटायर्स, ओके, बिकम इंसॉल्वेंट, कुछ भी हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो गया, वो अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, और पार्टनरशिप क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर है? ओके, समझ में आया? ये है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आगे जाते हैं, चलिए, तो अब देखते हैं फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट तक पहुंचने का रास्ता। तो सबसे पहले बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस, लेन देन। उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं हम सबसे पहले जर्नल में। ओके, जर्नल। फिर जर्नल से आगे हम उसका पोस्टिंग करेंगे लेजर में, लेजर पोस्टिंग। फिर एवरी ईयर एंड ये लेजर क्लोज करके हम उसका जो भी बैलेंस बचेगा वो लेके जाएंगे हम ट्रायल बैलेंस में। ओके, और ट्रायल बैलेंस और सम एडजस्टमेंट, इनके हेल्प से बनेगा फाइनल अकाउंट। क्लियर है?
तो ये उनके स्टेप्स है, सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होता है और बाद में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर है? तो फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? तो टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। सबसे मेन इंटेंशन प्रिपेयर फाइंड करने का, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का, कि वो है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। ओके, पूरा साल बिजनेस किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये पता करने के लिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का, टू फाइंड आउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, क्या अपना बिजनेस फाइनेंशियल स्टेबल है, ये फाइंड करने के लिए बिजनेसमैन या फिर बिजनेस फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है। और वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज से, बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज से। क्लियर है? ओके, तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं हम। फाइनल अकाउंट में 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, इन सबके फॉर्मेट्स देखते हैं, देखो कैसे होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ईयर एंड के दिन ही बनेगा। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस भी 31 मार्च, पर्टिकुलर अमाउंट्स। ओके, ये नॉमिनल अकाउंट्स है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, फिर उसके बाद होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी कोई कोई लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोलते हैं, कोई लोग बनाने नहीं बोलते। मेरा ये तरीका है कि हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका रीजन भी है क्योंकि आगे जाके हमारे पास और 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना जरूरी है। 4 ऐसे चैप्टर्स हैं। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो उनमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना जरूरी है। तो हम यही से हम प्रैक्टिस करते 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 आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो आपको इजी होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही सिंपल अकाउंट होता है। और लास्ट में होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ओके, लायबिलिटीज अमाउंट एंड असेट्स अमाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट है, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बट बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। क्या 2 इंटेंशन थे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का? सबसे पहला टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए बैलेंस शीट। ओके, क्लियर है? चलिए, अब कौन सा पर्टिकुलर ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए नीचे वाला चार्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बाद में आपके नोटबुक में नोट करना है, और नोटबुक में नोट करना ही है। मैंने पहले भी बोला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर्स में, स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो वो मोबाइल में ही रहेगा। ओके, नोटबुक में लिखोगे तो ही उसका कुछ यूज होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस मतलब बिजनेस में जो भी पैसा आया गया होता है, जिसमें पहला है एक्सपेंडिचर और दूसरा है इनकम, यानी रिसीट एंड पेमेंट। ओके, रिसीट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। ओके, अब सबसे पहली बात हम पहले एक्सपेंडिचर साइड मतलब पेमेंट देखेंगे। ओके, पेमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ठीक से समझिए क्या होता है ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब दोज एक्सपेंस विच आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब बार बार होते हैं। ओके, ये महीने में हुआ तो अगले महीने में भी होगा, उसके अगले महीने में भी होगा, हर साल होगा। ओके, एवरी ईयर होगा। उस एक्सपेंस को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस मतलब दोज एक्सपेंस विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, मतलब वो बार बार नहीं होते, वन टाइम ही होगा, और उसके बाद अगर करना है तो 8-10 साल के बाद करेंगे, यार बड़े लॉन्ग पीरियड के बाद करेंगे।
क्लियर है, समझे? तो जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या एग्जांपल होगा? जो एक्सपेंस हर महीने होते हैं, बोलिए बोलिए। जैसे वेजेस हो गए, सैलरी हो गया, परचेस ऑफ गुड्स हो गए, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रिंटिंग, पोस्टेज। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो हर महीने हर साल होंगे। क्लियर है? तो उनको कहेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस मतलब क्या? जो वन टाइम होने वाले हैं, जैसे कि परचेस ऑफ मशीनरी हो गया, परचेस ऑफ फर्नीचर, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर परचेस, वो हो गए सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो कोई आपके घर में फर्नीचर आप हर महीने परचेस करते हो क्या? नहीं, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोलूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट्स हो गया, है ना, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर, ये क्या हो गए अपने असेट। तो ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस देंगे, ट्रायल बैलेंस में अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको हम पोस्ट करेंगे असेट साइड में। ओके, क्लियर है? उसका इफेक्ट कहां पे लिखेंगे हम? एसेट साइड में। समझ में आया? और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है उनका पोस्टिंग हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब इनमें से कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा और कौन सा एक्सपेंस P&L डेबिट में जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस के आगे के दो पार्ट है, पहला है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या? ठीक से समझिए। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब दोज एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। तो अगर इसमें से कोई एक्सपेंस ऐसा है जो अगर आप नहीं करोगे तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। तो ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं? जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स हो गया, अगर आप गुड्स ही नहीं परचेस करोगे तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। वेजेस हो गया, वेजेस हम वर्कर्स को देते हैं, है ना, तो वेजेस नहीं दोगे तो वर्कर लोग काम करेंगे? नहीं करेंगे। ओके, कैरेज इनवर्ड हो गया, लेके आने का खर्चा, गुड्स लेके आने का खर्चा, ये सब कौन से हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। समझ रहे हो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि प्रिंटिंग, पोस्टेज, ओके, रेंट ऑफ ऑफिस। तो सारे ऑफिस के जो काम है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो वो हो गए सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ गए? डायरेक्ट मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, इनडायरेक्ट मतलब ऑफिस से रिलेटेड। समझ गए? तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो डेबिट में एक्सपेंस ही आ रहे हैं। क्लियर है? ओके, अब हो गया अपना एक्सपेंडिचर साइड यानी पेमेंट साइड। अब रिसीट साइड। रिसीट के भी पहले दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रिसीट यानी पैसा आया, तो इनका भी मीनिंग सेम ऐसे ही है, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस की तरह। रेवेन्यू रिसीट्स मींस दोज आर रिकरिंग इन नेचर। ऐसे पैसे जो हमें मिलेंगे वो हर टाइम मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे, हर साल मिलेंगे। क्लियर है? तो उसको कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट मतलब ऐसा पैसा हमारे पास आएगा जो वन टाइम होगा, नॉट रिकरिंग इन नेचर। ओके, तो बताओ मुझे एग्जांपल रेवेन्यू रिसीट का। रेवेन्यू रिसीट के कुछ गिने चुने एग्जांपल हमारे इस चैप्टर में है। ओके, ठीक से ध्यान दीजिए। हर महीने होने वाला इनकम क्या है वो? तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है हमारा सेल्स,
प्रोडक्ट बेचो, पैसा कमाओ। क्लियर है? तो सेल्स, सेल के बाद और कौन से इनकम है? जैसे इंटरेस्ट लिया हमने बैंक से, ओके, डिस्काउंट लिया, वो सारे इनकम हो गए अपने रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू रिसीट हो गए। कैपिटल रिसीट मतलब एक बार ही बिजनेस में पैसा आएगा। तो ऐसे कौन से कैपिटल रिसीट्स के एग्जांपल है, बताओ मुझे। जैसे कि पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो वो फर्स्ट टाइम लाएगा जब उसने पार्टनरशिप में एंट्री किया तब, और इन बिटवीन अगर जब पार्टनरशिप फर्म को पैसे का जरूरत हो तो। क्लियर है? हर महीने तो पार्टनर कैपिटल नहीं लाएगा। तो कैपिटल रिसीट्स, ओके, वन टाइम मिलने वाला इनकम। और जैसे कि बैंक लोन हो गया, बैंक से भी लोन हम हर महीने थोड़ी लेते हैं, नहीं ना, तो वो सारे हो गए अपनी लायबिलिटी, क्योंकि वो हमें रिटर्न भी करना है, लोन रिटर्न भी करना है, तो वो सारे अपनी क्या हो गई, लायबिलिटी। तो कैपिटल रिसीट जो भी आएगा वो कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड। क्लियर? पक्का? और जो रेवेन्यू रिसीट है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अब कौन कहा जाएगा, ट्रेडिंग में कौन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन जाएगा, ये देखने के लिए हम रेवेन्यू के दो पार्ट होते हैं, जिसमें है पहला डायरेक्ट इनकम और दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। ओके, तो डायरेक्ट इनकम एक ही है, एक ही डायरेक्ट इनकम है, गुड्स बेचो पैसा कमाओ, तो डायरेक्ट इनकम मतलब सेल्स। क्लियर है? एकमेव इनकम। क्लियर है? तो सेल्स, तो ये डायरेक्ट इनकम जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर है? और इनडायरेक्ट इनकम मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि वो इनडायरेक्ट इनकम है। ओके, मेन बिजनेस का इनकम वो नहीं है। क्लियर है? मेन बिजनेस का इनकम कौन सा है, सेल्स। क्लियर है? ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएंगे वो अगले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट लो और आपके नोटबुक में लिखो। ओके, नोट डाउन कीजिए नोटबुक में। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। हम वन बाय वन सब पर्टिकुलर्स देखेंगे। ओके, देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है ये सारे, क्रेडिट ऑल इनकम, ये देखो सेल इज अ डायरेक्ट इनकम, हमने अभी देखा था। ओके, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो गुड्स का स्टॉक जो हमारे पास ऑलरेडी है, ओके, लास्ट ईयर का है, समझ गए, जो अभी तक बेचा नहीं है, तो वो होता है ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? उसके बाद जो ग्रुप है, हम ग्रुप वाइज जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ये है परचेज का ग्रुप, हम गुड्स परचेज करके लेके आए और फैक्ट्री तक लाने वाला खर्चा, ये हम इस ग्रुप में देखेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें परचेज, गुड्स परचेज किया। ओके, क्लियर है? डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर आप इस ये देखो, ये सारे जो डेबिट में है वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसमें से अगर कोई एक्सपेंस आप नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। ओके, सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सबसे पहले परचेस, परचेस ऑफ गुड्स, इसमें से लेस किया है रिटर्न आउटवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो छोटा सा, बट इसकी वजह से मार्क जाने के चांसेस भी है। ठीक से देखिए, यहाँ पे है रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स में से माइनस हुआ है रिटर्न इनवर्ड। ओके, हमने गुड्स परचेस किया, उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले, ओके, या फिर नॉट एज पर ऑर्डर निकले। क्लियर है? तो वो हम क्या करेंगे, रख के कुछ फायदा है क्या, नहीं, वो हम रिटर्न भेज देंगे। तो वो जो गुड्स है वो रिटर्न गया, समझ रहे हो ना, हमने वो खरीदे थे, अभी वो रिटर्न गया, तो उसे कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड, हमारे ऑफिस या फिर हमारे बिजनेस से जा रहे हैं। क्लियर है? तो उसको हमें कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड, और वो परचेस में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ओके, 50,000 का गुड्स परचेस किया, उसमें से 2,000 के गुड्स डिफेक्टिव निकले, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो हमने कितने का गुड्स परचेस किया, 48,000, तो उस 2,000 को हमने क्या कर दिया, परचेस में से माइनस कर दिया। सेम वैसे ही सेल्स रिटर्न,
हमने गुड्स भेज दिया था, सेल कर दिया था, अब उधर कस्टमर को डिफेक्टिव गुड्स मिले तो वो रिटर्न हमें करेगा, सही है ना। हमने बेचे थे, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न भेजा, तो हमारे पास वो गुड्स रिटर्न आए, क्लियर है, गुड्स आए, रिटर्न इनवर्ड, हमारे बिजनेस में वो गुड्स रिटर्न आ रहे, तो इसलिए उसे हम कहेंगे रिटर्न इनवर्ड। ओके, सेम वही लॉजिक, 50,000 का गुड्स सेल किया, उसमें से 2,000 के गुड्स रिटर्न आए, तो हमने कितने का सेल किया, 48,000 का, क्लियर है, इसलिए हमने सेल्स में से उसको माइनस करेंगे। समझ गए? चलो बैक टू ग्रुप। परचेस, परचेस में से रिटर्न आउटवर्ड हमने माइनस कर दिया। फिर उसके बाद होता है कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट। कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट मतलब वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ओके, टेम्पो, ट्रक लेके शिप तक सब, उसको हम कहेंगे कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट। इनवर्ड मतलब कैरेज, वो गुड्स लेके आने का खर्चा, ओके, गुड्स फैक्ट्री तक लेके आने का खर्चा, क्लियर है। कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स फैक्ट्री तक लेके आने का खर्चा। फिर उसके बाद होता है इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी मतलब आप देश के बाहर से कुछ परचेस करते हो तो गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ेगा, ओके, तो उसे कहेंगे हम इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी, क्लियर है। अगर वो पे नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आगे गुड्स भेजेगा नहीं भेजेगा, ओके। फिर उसके बाद डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस मतलब अगर आप शिप से गुड्स मंगवाए तो डॉक पे जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा होता है उसको डॉक चार्जेस कहते हैं, क्लियर है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि ऑक्ट्राय हो गया, ओके, ऑक्ट्राय मतलब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में वो गुड्स लेके जा रहे हो, ओके, जैसे महाराष्ट्र से सपोज गुजरात में गुड्स लेके जा रहे हो तो वो एरिया चेंज हो गया, ओके, स्टेट चेंज हो गया, क्लियर है, तो वहां पे हमें ऑक्ट्राय पे करना पड़ेगा, ओके। आगे अगला ग्रुप देखिए, ये जो ग्रुप है वो प्रोडक्ट बनने के लिए खर्चा किया हुआ है, ओके, उस प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा किया हुआ है। सबसे पहला वेजेस। वेजेस यानी जो वर्कर काम कर रहा है उसको हम डेली वेजेस या फिर मंथली वेजेस देते हैं, ओके, तो वो प्रोडक्टिव वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ओके, प्रोडक्टिव वेजेस मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दोनों सेम ही है, ओके, उस काम करने की वजह से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ओके, कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसको प्रोडक्टिव वेजेस कहेंगे। आगे है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी अगर कंबाइन आता है और पहला वेजेस है, इसका मतलब इस अमाउंट में वेजेस का अमाउंट ज्यादा है और सैलरी का अमाउंट छोटा है, इसलिए हमने उसको कंसीडर एज अ वेजेस किया, ओके, क्लियर है। आगे कोल, गैस, वाटर, तो अगर फैक्ट्री चलनी है तो कोल आएगा, ओके, गैसेस भी होते हैं कुछ, गैस वगैरह, गैस कटिंग वगैरह आपको पता होगा, ओके, वाटर मतलब पानी की भी सुविधा होनी चाहिए, तो ये सब प्रोडक्शन के लिए काम आता है, ओके, कोल, गैस, वाटर वगैरह। आगे नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑन परचेस एंड प्रोडक्शन। ओके, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मतलब क्या, कि अगर आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो, ओके, और आपके टैलेंट पे सामने वाला पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है, क्लियर है, तो वो आपको जो पेमेंट देगा उसको रॉयल्टी कहेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये कौन है, ये अरिजीत सिंह है ना, तो अरिजीत सिंह इज अ सिंगर, बट सीडीज जो उसके मार्केट में आते हैं, ओके, सपोज अब सीडीज का एग्जाम्पल लेते हैं, सीडीज जो मार्केट में आते हैं क्या वो अरिजीत सिंह प्रोड्यूस करता है क्या, नहीं, वो कौन प्रोड्यूस करता है, म्यूजिक कंपनी। तो देखो यहाँ पे किसी कोने में म्यूजिक कंपनी का नाम लिखा है ना, टी सीरीज। आप जब वो सीडी परचेस करोगे तो आप किसका चेहरा देख के परचेस करोगे, ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह का, समझ रहे हो। तो आपने जो सीडी का प्राइस दिया तो वो पैसा क्या अरिजीत सिंह को गया या टी सीरीज को गया, ऑफ कोर्स टी सीरीज को गया होगा, क्लियर है। तो इस म्यूजिक कंपनी ने ऑलरेडी अरिजीत सिंह को कुछ पैसे दिए हैं, उसको कहेगा वो रॉयल्टी, समझ रहे हो, क्योंकि टैलेंट अरिजीत सिंह का और पैसे कमा रहे उस पे टी सीरीज, ओके, क्लियर है। तो इस टैलेंटेड पर्सन को जो पेमेंट दिया जाता है उसको रॉयल्टी कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है रॉयल्टीज के, ओके, समझ गए। तो ये प्रोडक्शन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्लियर है, ओके। आगे
पैकिंग चार्जेस, और नेक्स्ट है वर्क मैनेजर सैलरी। ओके, ये है सैलरी, बट ये वो मैनेजर है जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट देखता है। ओके, वर्क मैनेजर मतलब फैक्ट्री का मैनेजमेंट देखने वाला एम्प्लॉय। ओके, तो ये तो है प्रोडक्शन से ही रिलेटेड। क्लियर? अब नेक्स्ट ग्रुप है जो फैक्ट्री पे खर्चा होता है, जैसे कि फैक्ट्री का लाइटिंग हीटिंग, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस। ओके, ऑल अबाउट फॉर फैक्ट्री। क्लियर है? अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड का सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है सेल्स। सेल मतलब गुड्स गया और उसमें से सेल्स रिटर्न हम माइनस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, सेल पहला ग्रुप तो है सेल, मतलब गुड्स हमारे पास से गया। अब इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है उसको भी ठीक से देखिए, जैसे कि है गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर। ये सब जो एग्जांपल है वो गुड्स जाने के ही है। अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो सेल से लेके गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर तक सब एग्जांपल है, वो सब क्या है? गुड्स जाने के ही है। ओके, तो मतलब हम दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, जब हमने यहाँ पे परचेज किया था गुड्स तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अभी वो गुड्स जा रहे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप वो लॉजिक भी लगा सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? तो ये सब जो है वो एडजस्टमेंट्स है, हम वन बाय वन हम एडजस्टमेंट देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके, तो ये सारे केसेस में गुड्स क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में हमारे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है, उसको क्लोजिंग स्टॉक। तो फाइनली जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो एक तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस। हम ये यहां से कैरी डाउन करके लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ओके, अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसका बाइफरकेशन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर उसको दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और तीसरा है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो उस पे ही हमने ग्रुप बनाए। देखो सबसे पहला ऑफिस एक्सपेंस, देखो सब ऑफिस में होने वाले एक्सपेंस है, ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, टेलीफोन चार्जेस, ब्ला 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 ब्ला, सब होने वाले एक्सपेंसेस ऑफिस से। क्लियर है? आगे है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये जो सारे एग्जांपल्स है वो सेल के रिलेटेड है। जैसे कि पहला कमीशन, हमारा प्रोडक्ट किसी ने बेचा तो हम उस पर्सन को देंगे कमीशन। ओके, कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स रेडी है सेल के लिए, अब वो टेम्पो से जा रहे हैं। ओके, हमने ट्रेडिंग में कैरेज इनवर्ड देखा था, लेके आने का खर्चा। अब कैरेज आउटवर्ड है, लेके जाने का खर्चा। क्लियर है? देखो लेके जाने का खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। लेके कब जाओगे? जब आपका गुड्स प्रोडक्ट तैयार हो चुका है उसके बाद लेके जाओगे। सही है ना? तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में है, इट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? एडवर्टाइजमेंट, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, रेडियो पे, कोई भी हो, वो आपका खर्चा है। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब ऐसा कस्टमर जिससे पैसा लेना था बट अभी इरिकवरेबल है। ओके, गोडाउन चार्जेस और डिस्काउंट, डिस्काउंट टू कस्टमर। ओके, ये सब हो गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस। और तीसरा पार्ट होता है फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, बैंक को पे करना पड़ता है। ओके, जैसे कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ओके, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो रिलेटेड है ऑफिस से, प्रोडक्शन से नहीं। अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट में हमने देखा था इनडायरेक्ट इनकम। ओके, तो ये देखो पूरे इनडायरेक्ट इनकम है, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड,
ओके, रेंट रिसीव्ड, सन्ड्री इनकम, छोटा मोटा इनकम और कुछ, तो सारे ये अपने इनकम है। क्लियर? अब फाइनली जब हम प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का पहला इंटेंशन टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, ये यहाँ पे पूरा होता है। नेट प्रॉफिट मिला या फिर नेट लॉस होगा, दोनों में से कुछ तो होगा। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। अब इसके बाद हमने देखा था पार्टनर्स कैपिटल, बट हम पार्टनर्स कैपिटल को अलग से देखेंगे। अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट क्या? लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। लायबिलिटी मतलब पैसा देने का बाकी है, उधारी। ओके, और एसेट्स मतलब ये प्रॉपर्टीज एंड कुछ और एसेट्स भी है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे भी हमने कुछ ग्रुप्स बनाए। जैसे पहला ग्रुप है कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। ओके, जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे लेके आएंगे, या फिर करंट अकाउंट का। क्लियर है? करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या है हम देखेंगे अगले स्लाइड में। फिर इसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस का ग्रुप। ओके, ये जो हमने अंडरलाइन किया है, बोल्ड एंड अंडरलाइन है, ये हेडिंग्स है। ओके, ये हेडिंग्स है, आप ये हेडिंग्स लिख सकते हो, आंसर में नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें कुछ रिजर्व्स आएंगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है लोन, जो हमने लोन लिया है रिटर्न करना है, लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम पार्टनर, या फिर कुछ गिरवी रख के हमने कुछ लोन लिया है, लोन फ्रॉम मॉर्गेज। ओके, फिर जो बचा वो करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटी मतलब जो हमें विद इन ईयर पे करना होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह। क्लियर है? आगे अब एसेट साइड। एसेट में पहला ग्रुप है फिक्स एसेट का। देखिए, फिक्स एसेट में वो सारे एसेट्स है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों भी। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्रीमाइसेस, डिलीवरी वैन, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, और इनटेंजिबल भी है, गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा। ये क्या है अपने फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के बाद दूसरा ग्रुप है लोन्स एंड एडवांसेस। अब आप बोलोगे सर देखो लोन यहाँ पे भी है, लोन यहाँ पे भी है, कैसे पता चलेगा? ओके, ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो लोन हमने दिया है। ओके, ये लोन हमने दिया हुआ है और ये लोन हमने लिया है। क्वेश्चन में कैसे आएगा वो सिंपल है, लोन्स एंड एडवांसेस का चांसेस बहुत कम है आने का। ओके, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी वाला होगा, वो मैं बताऊंगा आगे, टेंशन मत। आगे नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। ओके, बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब हम कहीं और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स जैसे, है ना, तो वो उनको कहेंगे हम इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद है करंट एसेट्स। ओके, जो बचे वो सब करंट एसेट्स। ओके, जिसमें प्रीपेड एक्सपेंस, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, वो सब है, कैश इन एंड कैश एट बैंक। करंट एसेट्स मतलब जो विद इन ईयर रिकवर होने वाले हैं। ओके, विद इन ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश होने वाले, उसे करंट एसेट्स कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद देखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ठीक से देखिए। चलिए पार्टनर्स कैपिटल के बारे में कुछ देखते हैं। तो दो तरीके के पार्टनर्स कैपिटल होते हैं, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब क्या कि शुरू में आपको जो कैपिटल का अमाउंट दिया जाएगा वो एंड में चेंज हो जाएगा। ओके, इसका मतलब चेंजिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हमने 11th में देखा था, देखिए ट्रायल बैलेंस में हमें कैपिटल का अमाउंट दिया जाता था। ओके, और उसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचता है ओके कैपिटल का, तो वो हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वहां पे कैपिटल का अमाउंट चेंज होगा। और फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट को साइड में रखेंगे। ओके, कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं होगा। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं होगा। तो जो भी दूसरे चेंजेस है जैसे कि नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, वो सब हम अलग अकाउंट में करेंगे। ओके, वो कौन से देखेंगे। देखिए सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
डेबिट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे दो पार्टनर्स होंगे तो दो कॉलम बनाएंगे, ए बी, ए एंड बी। ओके, तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट है, जैसे कि ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओके, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ओके, ड्रॉइंग्स, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वो हर क्वेश्चन में आने के चांसेस है। ओके, नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो हर क्वेश्चन में ही आएगा। ओके, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ये सब भी पॉइंट्स पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, एक पॉइंट याद रखना, जो भी अमाउंट पार्टनर को देना है, जो भी अमाउंट पार्टनर को देना है, क्लियर है, बिजनेस पार्टनर को देने वाला है, वो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, और जो भी पार्टनर से हम रिसीव करने वाले हैं, लेने वाले हैं, ओके, जो भी फर्म पार्टनर से लेने वाला है वो हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे। क्लियर है? ओके, जैसे कि ड्रॉइंग्स, बिजनेस में से वो गुड्स लेके गया, उसका पैसा लेना है पार्टनर से, तो डेबिट। ओके, लॉस, लॉस हो गया तो वो पार्टनर से पैसा निकालेंगे, है ना, हमने देखा था फीचर्स में, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी हम पैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो पार्टनर को जो भी पैसा देना है वो क्रेडिट में, और पार्टनर से जो भी पैसा लेना है वो डेबिट में। क्लियर है? तो ये सब हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शुरू में जो हम बैलेंस देंगे, एंड में वो बैलेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो एज इट इज लिखेंगे। जैसे कि देखिए, यह बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, वही क्रेडिट बैलेंस हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, चेंज कब होगा? अगर एडिशन कैपिटल लाया तो ही। ओके, बाय कैश अकाउंट, ये एडिशन कैपिटल लाया तो ही चेंज होने वाला है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो मुझे बताओ, पार्टनर ने बोला कि नहीं नहीं, मेरे कैपिटल को हाथ नहीं लगाना। ओके, मैंने जितना कैपिटल लाया था मुझे उतना ही चाहिए एंड तक। तो मुझे बताओ, क्या उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए? प्रॉफिट, भाई पार्टनर तुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए? चाहिए ना, सैलरी भी चाहिए कि नहीं, है ना, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए कि नहीं? तो हाँ चाहिए ना, चाहिए ना। तो फिर वो कहाँ लिखोगे, है ना? ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ वो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया। ओके, इसके अलावा जो सब है, नेट प्रॉफिट है, सैलरी पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये सब रिकॉर्ड करने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है? तो देखो, इसमें सारे वो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑन पार्टनर, प्रॉफिट ऑन लॉस का नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ड्रॉइंग्स। ओके, क्लियर है? तो कैपिटल अकाउंट में से कैपिटल अलग और बाकी सारे एडजस्टमेंट अलग, तो वो हो जाएगा फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि कैपिटल को हाथ नहीं लगाना है, कैपिटल फिक्स ही रखना है। ओके, क्लियर है? तो जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड आएगा तो करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो यहां तक आज हम रुकते हैं। आपने जितने भी फॉर्मेट देखे वो सारे आपके नोटबुक में रिकॉर्ड करना। ओके, लिख के रखना, ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का, और ये पार्टनर्स कैपिटल का। और जो पहले हमने बिजनेस ऑपरेशन देखे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंस, वो सब। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।